हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। स्पेसिफिकली बात करूं तो हम चैप्टर 4 एंड कर चुके हैं। हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का एक कॉमन टॉपिक है सर्कुलर मोशन, जो हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं, है ना। जिसमें हमने कंसेप्ट देख लिए मोशन इन अ प्लेन के और डायनेमिक्स ऑफ, या मैं बात करूं न्यूटन्स के लॉज के, है ना, वो देख लिए हैं हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर 4 जो हमारी क्या बोलते हैं, जो रिवाज है हमारा, उस रिवाज को हम कर रहे हैं कंप्लीट। और वो क्या है रिवाज ये है कि हम जैसे ये चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ने के दौरान हम इधर उधर के बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, बट जैसे ही चैप्टर ओवर होता है हमारा फोकस केवल और केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर हो जाता है। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल थे, बहुत ही ज्यादा बेसिक थे, वो आपको देखकर बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं आपसे, और मैं स्किप कर गया हूं, स्किप मतलब आगे बढ़ गया हूं, है ना। जो क्वेश्चंस करने लायक है वो मैंने आपको बिल्कुल करके बताया। जैसे हमने कल विंड और बोर्ड का क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन आपको वेक्टर की नॉलेज से हो जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, उसमें और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट था, ये मैं मान सकता हूं, बट रिलेटिव वेलोसिटी के साथ साथ वेक्टर भी इन्वॉल्व उसमें था। चलिए भाई, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ। कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हमने जो अभी तक सीखा है उसी कंसेप्ट से। आइए सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। मेरी आंखों में मेरे को लगता है आजकल मैं बड़ा कम दिख रहा है, इतनी पास खड़ा रहता हूं तो मुझे दिखता नहीं है। हाँ, जैसे वो दुग्गा, वो मुझसे शादी करोगी पिक्चर में नहीं होता कादर खान, आज दुग्गल साहब बहरे हैं, आज दुग्गल साहब अंधे हैं, ऐसे ही होता है मेरे साथ। आज शर्मा साहब अंधे हैं, आज शर्मा साहब बहरे हैं, कुछ ना कुछ शर्मा साहब को होता रहता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है, मतलब मैक्सिमम रेंज की बात की है, और वो कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। हाउ मच थ्रू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, ठीक है ना। मैक्सिमम बोला है, कितनी रेंज आप कवर कर सकता है, आपका जो क्रिकेटर है वो 100 मीटर की रेंज कवर कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर वो उसी बॉल को सेम ऐसे फेंके, मतलब 1D मोशन में फेंके, तो मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर सकता है, ये बात हमसे बोली गई है, ठीक है भाई। अगर हम जानते हैं, अगर हम पूछें तो हमारे पास आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, आर मैक्सिमम का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्या यही फॉर्मूला है आपके पास? हाँ सर, हमारे पास यही फॉर्मूला है। अरे बताओ, यही फॉर्मूला है? हाँ यही फॉर्मूला है। अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं तो मैक्सिमम रेंज में हम थीटा कितना पुट कर देते हैं, मैक्सिमम रेंज के लिए हम थीटा कितना पुट करते हैं, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल पुट करने के बाद ही हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को हटा दूं, ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर? चलिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज जो है, यानी कि 100 मीटर किसके बराबर है, 100 मीटर वो किसके बराबर है सर, वो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर है। अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। अब याद करते हैं पुराने दिन। पुराने दिनों में हमने ये पढ़ा था जब हम 1D मोशन पढ़ रहे थे, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे। अगर आप कोई बॉल फेंकते हो ऊपर की तरफ फेंकते हो, अरे यार सीधी लाइन क्यों नहीं बनती मुझसे, और ये आती है नीचे की तरफ, है ना, और ये नीचे की तरफ आपकी बॉल आ जाती है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये मैक्सिमम हाइट जो आपने अचीव की है, जो मैक्सिमम हाइट आपने अचीव की है ये कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट आपने जो अचीव की है वो कितनी होगी। तो आप क्या बोलते थे, इसका फॉर्मूला आपके पास होता था यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसमें आप क्या करते थे, अपनी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका करते थे, याद है ना। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर आपने बॉल को ऐसे वर्टिकली फेंका तो आप मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव कर सकते हो, यही पूछ रहा है ना, थ्रो द सेम बॉल, है ना, ठीक है। चलिए ओके, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपके पास 100 मीटर्स है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एच मैक्स कितना आ जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू 100/2, यानी कि कितना आ गया, 50 मीटर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। प्लीज इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, पुराने कंसेप्ट पर बेस्ड था। अगर आपको 1D का क्वेश्चन, 1D के फॉर्मूले याद थे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर दुग्गल साहब, फिर शर्मा साहब अंधे हैं, शर्मा साहब थोड़ा दूर हो जाएंगे। अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कल। इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड्स,
मैं आपको थोड़ा सा दूर दिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पास से एकदम दिखाई नहीं देता है, थोड़ा दूर करके इसलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकंड्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। अच्छा ठीक है, ठीक है, दुग्गल साहब ट्राई करेंगे अब बोर्ड पर। एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है सर, ये तो वर्टिकल है। अरे बाबा देखने देखने पे डिपेंड करता है ना, देखने देखने पे डिपेंड करता है ना। अरे यार तुम लोग ना नजर लगा देते हो, मेरे से सर्कल नहीं बनता। अच्छा फिर ठीक है, स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। भाई आपका जो स्टोन है, मतलब आपका स्टोन नहीं है ये, लेकिन ये जो स्टोन है ये सेंटर से कितनी दूर है भाई, इसकी रेडियस कितनी है 80 सेंटीमीटर यानी कि 80 मीटर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस लिख देता हूं मैं, जो जो चीजें गिवन है यार पहले वो चीजें तो लिख ले। r इज इक्वल टू 0.80 मीटर, ठीक। इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, भाई स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा अभी हम देखते हैं। If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, n की वैल्यू आपको 14 दे दी है, 14 revolution in 25 seconds, टाइम आपको दे दिया है 25 सेकंड, ठीक है। और क्या दे दिया है, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone, what is the magnitude, अच्छा मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन भी बताओ। अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये बोला गया है कांस्टेंट स्पीड है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा था कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, एक होता है कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर जिसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हो, जो क्या करता है स्पीड बढ़ाता है, जो क्या करता है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाता है। और एक कंपोनेंट होता है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट के वर्टिकल होता है, नॉर्मल होता है, जिसको आप नॉर्मल कंपोनेंट बोलते हो। ये क्या करता है, ये डायरेक्शन चेंज करता है, लगातार आपके मोशन की डायरेक्शन चेंज करता है, या मैं बोलूँ इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करता है। अगर उसने यहां बोल दिया कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, तो इनडायरेक्टली वो आपसे क्या बोलना चाह रहा है इस स्टेटमेंट से, वो आपके सामने क्या रखना चाहता है, वो ये बोलना चाहता है कि भैया मैंने आपको बता दिया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। अच्छा, अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन बस एग्जिस्ट कर रहा होगा? बिल्कुल सही सर, मतलब यहां पर अंदर की तरफ इसमें क्या होना चाहिए ना, ऐसे बटन सी होनी चाहिए कि गलत अगर आपका लाइन बन गई तो सटाक से अपन ने बटन दबाया तो आप वापस जो गलती थी वो सुधर गई, मतलब लाइन सीधी बन गई। तो इसका मतलब ये है कि आपने बोला कि लो भाई नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर एग्जिस्ट करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब अगर आपका स्टोन कल के दिन नहीं, मतलब उसी टाइम थोड़े टाइम के बाद यहाँ आता है तो तब भी उसके पास क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है, कांस्टेंट नहीं जीरो होने वाला है। ठीक है सर, लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं सर कि जो टोटल एक्सेलरेशन होता है ए, जो टोटल एक्सेलरेशन ए होता है ना सर, यहां देखो ये टोटल एक्सेलरेशन ए होता है ना सर, इट इज अंडर रूट AT का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। लेकिन सर आप बोल रहे हो 80 नहीं है, 80 कर रहे हो आप जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर है ना। इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है टोटल, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही करता है। आप नॉर्मल एक्सेलरेशन को ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे, याद करो अभी थोड़े दिन पहले की बात है ना। गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। गंगाधरी क्या है भैया, शक्तिमान है। AN इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। क्या ये फॉर्मूला आपने देखा है कहीं, या V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला देखा है? बिल्कुल देखा है सर, ये तो नसों में बस गया, खून में बस गया। अगर आप ऐसे यहाँ मेरे को कट लग जाए ना सर हाथ में, तो खून नहीं निकलेगा सर, फॉर्मूले निकलेंगे, फॉर्मूले, है ना। चलिए, AN इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। आइए भाई, आपको ओमेगा की वैल्यू पता है? नहीं पता। आर की वैल्यू पता है सर 0.80 मीटर। तो ओमेगा के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी? हम गिवन के पास आएंगे, गिवन में देखेंगे यार हमको ये दो डेटा क्यों दिए गए, फालतू में तो दिए गए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रीजन होगा कि ये दो डेटा हमको दिए गए हैं। तो याद करो, मैंने आपको बताया था जब हम एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे थे कि अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, तो आप लिखते हो 2πn/t, है ना। तो यहां पर हो जाएगा ये 2πn कितना है, 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स, 14 रेवोल्यूशंस इन 25 सेकेंड्स, यानी कि हो जाएगा 28π/25, 28π/25। तो यहां पर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो 28π/25,
का स्क्वायर इंटू 0.80, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, मुझे आपसे बात भी करनी है कि जब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया करूं तो इसके बाद फाइनल वैल्यू भी लिखकर बताया करूं कि यहां पर आपके ऊपर भी कुछ छोड़ूं, थोड़ा सा काम आपके ऊपर भी छोड़ूं कि नहीं, कि आप मुझे इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे आप बताते नहीं हो, मुझे पता है कि आप लोग इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, बदमाश हो कि मुझे रिप्लाई ही नहीं करते हैं। जैसे वो नहीं होती आपकी एक्स, नहीं होती एक्स गर्लफ्रेंड, जो आपको के ओके ऐसे रिप्लाई करती है ना, आप तो वो भी नहीं करते। आप तो के भी नहीं बोलते मुझे, के डॉट 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 डॉट, ये भी नहीं करते आप तो मेरे साथ। कम से कम आप इसका आंसर कैलकुलेट करो और मुझे बताओ, या मुझे इस चीज का आंसर दे दो कि अगर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आपको पूरा डेटा लास्ट में लिखकर बताऊं क्या कि ये आंसर होना चाहिए। नहीं तो बस आप ये इतना मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि इसको आप सॉल्व कर लो, आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही किसके बराबर है भाई, टोटल एक्सेलरेशन के बराबर है। और क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया, इसको आप कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। अब डायरेक्शन क्या है भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, चलिए अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। चलिए भाई लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको करता हूं मैं इरेज। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दुग्गल साहब दूर हो जाएंगे थोड़ा सा, शर्मा साहब। An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है तो यूनिट चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन आपको दिया क्या है, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो यूनिट पर ध्यान दो, है ना, ज्यादा 3-5 नहीं करना, सीधे यूनिट पर ध्यान दो। अगर आपको स्पीड दी है, स्टडी स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, सर्कुलर लूप है, हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस है 1 किलोमीटर, तो रेडियस बोल दो भाई 1000 मीटर, है ना, स्पीड बोल दो, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो, है ना। अगर मैं खाली v लिख दूं ना तो आप समझ जाना यार कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, समझ जाना प्लीज। हाँ ठीक, कमेंट मत कर देना कि सर अरे v तो वेलोसिटी होती है सर, आपने ऐसे क्यों लिख दिया, समझ जाना। अपने बीच में तो रिश्ता बन गया है, गलतियां थोड़ी बहुत माफ करनी चाहिए ना। चलिए स्पीड कितनी है, 900 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम जानते हैं, हम स्मार्ट हैं, हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 250 मीटर पर सेकेंड, 250 मीटर पर सेकेंड की आपके पास स्पीड आ गई। कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यार हमको पता है, v²/r होता है ना, v²/r यानी कि 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना है 1000 मीटर, ठीक है, यानी कि 250 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000, ये हो जाएगा 1 2, काट दूं सर, काट दो, ये 2 0 कट गए, 5 25 2, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, 25 पंचे 125 डिवाइडेड बाय 2, सही है, कुछ गलत तो नहीं काट दिया मैंने भैया। 0 से 0 काट दिया, 2 0 कट गया, फिर 5 से काट दिया, 5 10 5 25 25 पंचे 125 बाय 2, ठीक है, कुछ गलत किया क्या, नहीं सर कुछ भी गलत नहीं किया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 125/2, कोई प्रॉब्लम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि इसको कंपेयर करो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो हम बोल सकते हैं AC/A सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, है ना। AC की वैल्यू आ गई 125/2 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10 ले लेना, है ना, बुरा मत मानना। चलिए तो ये वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, सर 5 दूनी 10 क्या होता है, 5 2 सा 5 दूनी 10 बचा 55 25, ये आ गया, ये हो गया 2 से कट गया, ये कितना आ गया 25/4, कोई प्रॉब्लम क्या, ठीक है। मैंने पहले 5 से काटा, 25 5 2 10, उसके बाद बोला भाई 25/4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टू ग्रेविटी, है ना, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 25/4, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको भी नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से दुग्गल साहब थोड़ा दूर हो जाएंगे, दुग्गल साहब नहीं, शर्मा साहब अंधे हैं ना, आज शर्मा साहब अंधे हैं,
रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। पहले एक ही बात करेंगे, ए क्या बोल रहा है? द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर। क्या ये बात सही है क्या? द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, अगर यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, तब मैं ये बात बोल पाता कि हमेशा जो एक्सेलरेशन रहता है, हमेशा जो नेट एक्सेलरेशन रहता है वो अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपको भी पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT0 होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में AT0 होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? AN बचता है। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि हर डायरेक्शन में 80 नहीं रहेगा, हर बार हर पॉइंट पर 80 नहीं रहेगा, लेकिन AN रहेगा। क्या रहेगा? AN रहेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहां ऐसा लिखा नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ इन सर्कुलर मोशन लिखा है, इन सर्कुलर मोशन लिखा है और ऑलवेज लिखा है। तो भाई ये चीज तो सही नहीं हो सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, ए पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? फॉल्स। ए पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं भाई? फॉल्स बोल रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ए का जो आंसर है वो है फॉल्स और उसका जवाब है इसलिए फॉल्स क्योंकि यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं बोला गया है। चलिए नेक्स्ट बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर आपको चाहिए तो आप यहां क्या देखोगे? वेलोसिटी वेक्टर देखने के लिए, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? टेंजेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट डालना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलती रहेगी? हर बार डायरेक्शन मिलती जाएगी। सही बात है, कुछ गलत बात नहीं है। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ट्रू। बी का आंसर हो जाएगा ट्रू। आइए सी पर चलते हैं, है ना? सी क्या है? द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। अच्छा, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो गई है, तो अगर आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसिडर करते हो और एक पूरी साइकिल में एक्सेलरेशन वेक्टर को देखते हो, तो उनका जो एवरेज आता है वो क्या हो जाता है? नल वेक्टर हो जाता है। एवरेज क्या हो जाता है? नल वेक्टर हो जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या फिर बोलूं नॉर्मल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो आपको एक नॉर्मल एक्सेलरेशन दिखेगा, है ना? इस पॉइंट पर देखोगे तो एक नॉर्मल एक्सेलरेशन दिखेगा। ठीक, अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे तो एक नॉर्मल एक्सेलरेशन दिखेगा, इस पॉइंट पर देखोगे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन दिखेगा, है ना? तो अगर आप यहां से चलना चालू करते हो और एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करके यहां पर आ जाते हो, तो अगर आप कंप्लीट सर्कल में एवरेज आउट करो, चीजों को एवरेज निकालो, तो एक दूसरे को ये सब क्या कर देंगे? नलिफाई कर देंगे। क्या कर देंगे? नलिफाई कर देंगे। तो आपको क्या मिलेगा? एक कंप्लीट साइकिल में नल वेक्टर मिलने वाला है। ठीक है ना? तो सी वाला जो पॉइंट है वो भी क्या है? एकदम टिरू है। टिरू, ओ मागू टुरु लब, ओ मागू टुरु लब है। तो यहां पर बी और सी क्या है? एकदम ट्रू है। और ए वाला चीज जो है वो फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको करता हूं मैं इरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूर हो जाता हूं थोड़ा सा। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप मीटर। अच्छा, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters। ठीक है भाई, find the v and find the velocity and acceleration of the particle, what is the magnitude and direction of velocity of the particle at t is equals to 2 seconds। ओह अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एनसीईआरटी में बढ़िया क्वेश्चन मिला हमको एक, है ना? इसके पहले एक क्वेश्चन और था जो हमको वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी और विंड वाला क्वेश्चन मिला था। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई, है ना? अभी तो कोशिश ही कर सकते हैं, पहली बार ही पढ़ा है क्वेश्चन को, हो सकता है एक दो बार और पढ़ना पड़े। हमको पोजीशन वेक्टर दिया है, आर वेक्टर कैसा दिया है भाई? 3 पॉइंट, अरे यार लाल पेन क्यों चल जाता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 टी आई कैप, है ना? सही लिख रहा हूँ कि नहीं? माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप। ठीक है, where t is in seconds and the coefficient of the proper units for हाँ ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए है। क्या करोगे भाई? सीधे सीधे डिफरेंशिएट करोगे इस पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ये डिफरेंशिएट किया, कितना बचा 3i कैप माइनस 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 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 t j कैप प्लस k कैप 0 k कैप प्लस 0 k कैप। सही लिखा क्या मैंने? है ना, ये तो कांस्टेंट है, 0 जाएगा, t की कोई टर्म नहीं है इसमें, t की टर्म थी तो 2 टाइम्स ऑफ 2 क्या हो गया 4 हो गया 4t। चलिए ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। क्या आ गया भाई? ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज से? नहीं। अच्छा ये 0k है तो इसको हटा दूं क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। Find the velocity and acceleration of the particle. So this is the velocity of the particle in meter per second. आओ एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधे सीधे वेलोसिटी वेक्टर को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। आओ इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आओ ट्विस्ट करें, ओ आओ ट्विस्ट करें, ये हो गया 0। यह कितना हो जाएगा? j कितना हो जाएगा? j हो जाएगा 4 j कैप, t चला जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा ना। चलिए 4j कैप। अब यार यहाँ पे आप ये समझो 0i कैप है, इसको हटा देता हूँ, मजा नहीं आ रहा इसको देखने में। तो ये हो गया -4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इमेजिन कर सकते हो वेलोसिटी वेक्टर को इधर, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन आप यहां से निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन वेक्टर आपको दिया हुआ है -4j कैप, -4j कैप। मतलब अगर आप इसको प्लॉट करना चाहो तो आप कर सकते हो आसानी से। कैसे? 3i कैप है, 3i कैप है तो वेलोसिटी वेक्टर 3i कैप माइनस, नहीं आपको टाइम भी तो बताना पड़ेगा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम प्लॉट इसको नहीं करते। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, हमको यह पता करना था वेलोसिटी वेक्टर कितना है तो वेलोसिटी वेक्टर आपके पास आ गया है। एक्सेलरेशन वेक्टर आपको पता करना था, एक्सेलरेशन वेक्टर आपको पता चल गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब यहां पर उसने टाइम दे दिया, अब यहां पर उसने टाइम दे दिया तो हमने ये पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया भाई। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या बोल रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बताओ, मैग्नीट्यूड भी बताओ। या सुनो, वेलोसिटी वेक्टर का आपको पहले तो आप देख लो वेलोसिटी वेक्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर आपको कैसा देखेगा? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर आपको कैसा देखेगा? 3i कैप आ जाओ भाई, 3i कैप माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2j कैप, यानी कि ये बन गया 3i कैप माइनस 8j कैप। अब आप इसका डायरेक्शन, अब आप इसको क्या कर सकते हो? प्लॉट कर सकते हो कि नहीं? देखो 3i कैप माइनस 8j कैप, तो मान लो 1 2 3 4 ये आ गया -8, नीचे की डायरेक्शन है ना नेगेटिव डायरेक्शन, और ये आ गया 3। तो यहां कहीं आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा। कहा कि सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर, है ना। तो चलो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो इसी वेक्टर से आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लो। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितना होगा? अंडर अरेस्ट, कैसा लगता है ना अंडर रूट बोलने में, 3 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 9 प्लस 64, ये कुछ बनेगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 73, अंडर रूट 73। लो भाई इसको लिख दे रहा हूं साइड में, अंडर रूट 73 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं सर। डायरेक्शन भी पता करनी है तो इसी वेक्टर से डायरेक्शन भी पता कर लो। वेलोसिटी वेक्टर की ही करनी है ना, हाँ वेलोसिटी वेक्टर की करनी है, डायरेक्शन पता कर लो। इसकी डायरेक्शन पता है? नहीं पता सर। पता होगी ना, देखकर बता दोगे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी tan थीटा इज इक्वल्स टू -a, या vy/vx होता है ना, vy/vx -8/3, यानी कि थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स yet by 3, tan इनवर्स 8/3। क्या मैंने सही किया है? जो भी किया है सही किया है, बिल्कुल सर। हमने भी यही पढ़ा था सर, हमारे दिमाग में भी यही चीजें आई थी। लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, करता हूं मैं इसको क्लियर, आप इसकी वैल्यू निकाल लेना, है ना। अरे ये मैंने माइनस नहीं लगाया है ना, इसको माइनस सही कर लेना, माइनस है। आंसर इसका करीबन थीटा कितना आता है? थीटा इसका कुछ आएगा 70 डिग्री, है ना। थीटा ऑलमोस्ट कितना आएगा? 70 डिग्री, 69 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको करता हूं मैं क्लियर। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं नन्ही सी जान पर, कितना बोझ है यार नन्ही सी जान पर, है। पहले इधर उधर के क्वेश्चन करो, कंसेप्ट समझो, फिर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ो। अरे दादा रे, चलो
स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड विद द वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप। इनिशियल वेलोसिटी 10 j कैप। क्या मतलब है इसका यार? ये वही ना, वही बोल रहा हूं, अगर आप पकड़ने लगोगे ना चीजों को, बस मजा ही आ जाएगा आपको। जो जो चीजें वो दे रहा है आप समझो उससे कि वो क्यों देना चाह रहा है आपको। वो बोल रहा है कि आप t इज इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट करते हो, इनिशियल कंडीशन दे रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप, मतलब j कैप में आपकी वेलोसिटी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी एट x डायरेक्शन इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी एट y डायरेक्शन इज 10 j कैप, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। j कैप आपको y डायरेक्शन ही तो बता रहा है। चलिए, एंड मूव्स इन द xy प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा, अब एक्सेलरेशन वेक्टर आपको दे दिया है और वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वेक्टर आपको दिया और वो कांस्टेंट है, कितना है? 8i कैप प्लस 2j कैप, 8i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला पॉइंट, एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज एट 16 मीटर। चलो भाई 16 मीटर आपको x दे दिया है और बोला है x कितना है? 16 मीटर है, और पूछ रहा है कितने टाइम में x की पोजीशन जो होगी पार्टिकल की वो 60 x डायरेक्शन में 16 मीटर हो जाएगी। आइए देखते हैं यार। हम जानते हैं x, हमको चाहिए x डायरेक्शन में कैलकुलेशन। क्या चाहिए? x डायरेक्शन में हम अपने पूरे कैलकुलेशन लगाएंगे। x डायरेक्शन में हम अपने पूरे कैलकुलेशन क्या करेंगे? लगाएंगे। आइए x डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। हमको पता है x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमको x डायरेक्शन में कितना पोजीशन कवर करनी है, कितना डिस्टेंस चलना है? 16 मीटर। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ? 16। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है? 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ। अच्छा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? तो आप ये देखो ध्यान से, अगर तो x इज इक्वल टू 16 मीटर, नीचे लिख देता हूं। ये क्या है हमारा? दिस इज योर ax। ये क्या है आपका? दिस इज योर ay। हाँ कि ना? यही है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल यही है। तो ax की वैल्यू कितनी दी है आपको? 8 दी है, 8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये कट गया, 2 4 जा 8, यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय 4, 4 4 जा 16। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड। टाइम कितना लगेगा भाई? 2 सेकंड लगेगा। पार्टिकल को x डायरेक्शन में, x कोऑर्डिनेट में 16 मीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगने वाला है। चलिए पहला पार्ट तो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा। व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम? उसी टाइम में, इतने ही टाइम में y कोऑर्डिनेट कितना हो गया होगा? आपका पार्टिकल y कोऑर्डिनेट में कितना मूव कर गया होगा? तो आप जो कैलकुलेशन करनी है वो आपको किसके लिए करनी है? y डायरेक्शन में करनी है। y डायरेक्शन, y पिंकी, y पिंकी से एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई, आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन के बाद। चलिए भाई, y डायरेक्शन में हम करते हैं कैलकुलेशन। तो अब हम जानते हैं ये जो हमने इक्वेशन x डायरेक्शन के लिए लिखी थी, यही इक्वेशन अब हम y डायरेक्शन के लिए लिखेंगे। u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। सिंपल सी बात है। y डायरेक्शन में आपको पता करना है कोऑर्डिनेट क्या होगा। y कोऑर्डिनेट में आप कितनी दूर ट्रैवल कर चुके होगे? 2 सेकंड में। uy कितना है? uy आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया है, टाइम आपको 2 सेकंड दिया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है आपके पास? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 4। तो 2 2 जा कट गया, 2 1 जा 2 कट गया। ओके, y कितना आ गया? 20 और 4 24 मीटर। मतलब आप 2 सेकंड के टाइम में x में 16 मीटर ट्रैवल कर चुके होगे, y में 24 मीटर ट्रैवल कर चुके होगे। x में 16 मीटर ट्रैवल कर चुके होगे, y में 24 मीटर ट्रैवल कर चुके होगे। समझ में आई बात? और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अच्छा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अच्छा चलिए आइए देखते हैं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम अगर हम देखना चाहें तो हम ये जानना चाहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी हो गई होगी। जब 16 मीटर पर आया होगा, 2 सेकंड बाद जब 16 मीटर उसने कवर किया होगा, तो उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी ना, वो vx होगी x डायरेक्शन में। तो हमने बोला वो होनी चाहिए ux प्लस axt के बराबर, है ना। चलिए vx हमको निकालना है, ux की वैल्यू 0 है, ux की वैल्यू 0 है। ax आपने बोला है कितना है? ax है 8 और टाइम है t, तो ये आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। नहीं देखो ना, 8 एक्सेलरेशन कितना है? 8, टाइम है 2 सेकंड का, कहाँ गया 2 सेकंड, 8 2 16 मीटर पर सेकंड x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी आई। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी y में भी हम निकालेंगे, uy प्लस ay करके। vy कितना आ जाएगा? uy कितना दिया है आपको? कहाँ गया? 10 मीटर पर सेकंड, प्लस ay कितना है आपके पास? 2, और टाइम कितना है?
2, ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 + 10 इज 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे वो पूछ रहा है कि स्पीड बता दो, स्पीड बता दो, तो यार x में इतना है, y में इतना है, तो आप वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो सर, कैसे? 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको आप अगर थोड़ा सा मेहनत करके सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम आ जाएगी। क्लियर है? पक्का इसको नोट, या बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ मोशन पता है और आपको पता है कि 2D मोशन को एक एक 1D मोशन में तोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेना भैया ना, इसका आंसर आप देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21.24 या 26 मीटर पर सेकेंड समथिंग आएगा, प्लीज है ना, देख लीजिएगा। आप लोग मेरे को जवाब नहीं दोगे तो फिर बहुत गलत बात हो जाएगी। मुझे उम्मीद है जवाबों की, मुझे उम्मीद है जवाबों की। मैं तभी सवालात करता हूँ, अगर झूठ नहीं तो सच सही, सब तेरे हवालात करता हूँ। वाह 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 वाह, समझ नहीं आएगा आपको, अभी आप थोड़ा सा छोटे हैं। जैसे 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 बड़े होते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। वो होता है ना, जाकिर खान साहब ने बोला है कि जैसे ही आपका दिल टूटता है ना, आपको गानों के लिरिक्स समझ में आने लग जाते हैं। वैसे ही जब थोड़ा सा दिल विल टूटेगा, है ना, तब आपको समझ में आएगा क्या जो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। क्या? मुझे उम्मीद है जवाबों की, मैं तभी सवालात करता हूँ, अगर झूठ नहीं तो सच सही, सब तेरे हवालात करता हूँ। वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ समझ नहीं आया सर, जैसे क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है वैसी सर आपकी शायरी भी कुछ समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आइए भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। याद करो वो बीते दिन जो आप वेक्टर्स में लगा चुके हो अपने, वो टाइम याद करो जब हम वेक्टर्स पढ़ा करते थे। इतनी शानदार तरीके से वेक्टर्स हमने डिस्कस किया है, एक एक चीजों को हमने पकड़ पकड़ कर पढ़ा है ना। कहीं भी हमने अपनी कंसेप्ट्स को लूज होने का टाइम नहीं दिया है। याद करिए भाई वेक्टर्स के दिन, उन्हीं वेक्टर्स के दिन में मैंने आपको लास्ट टॉपिक एक पढ़ाया था, उसी लास्ट टॉपिक का एक क्वेश्चन उठकर आपके सामने आ गया है। वहां पर भी मैंने क्वेश्चन कराया था, यहां एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उठकर आ गया है। ये एक बुक का है, बुक का नाम ये तो एनसीईआरटी में है, लेकिन ये अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स आती हैं उसमें भी है, शायद बीएम शर्मा में भी ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। चलिए देखते हैं। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। अच्छा ठीक है भाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ। चलिए पहली चीज, पहला पार्ट जो आपको दिया है वो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वो आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, मान लो R1 वेक्टर नाम दे दिया मैंने उसका, है ना, R1 आई कैप प्लस जे कैप, ये वो वेक्टर है। क्या आप R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? सर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 √2 कितना हो गया? √2। मैग्नीट्यूड कितना आया? √2 आया। क्या आप इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो? हाँ सर, एक्स एक्सिस से हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/1 कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है ना, मैं इसको प्लॉट करने की भी कोशिश करूंगा, अभी सारा डेटा निकाल कर रख लूं। सेकंड पार्ट देखते हैं। आपके पास जो R2 वेक्टर है वो क्या है? आई कैप माइनस जे कैप, यही वेक्टर है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट वही 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर यहाँ तो माइनस होना चाहिए बीच में, भाई माइनस का स्क्वायर होगा 1 ही हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस ही हो जाएगा। यहाँ फिर वैल्यू मैग्नीट्यूड की कितनी आ जाएगी? √2। ठीक है, डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा की डायरेक्शन बदलेगी, -1/1 हो जाएगी, -1/1 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं थीटा कितना हो जाएगा? -45 डिग्री। हमको पता है थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो एक्सिस से, और थीटा नेगेटिव कब लेते हो आप? जब क्लॉकवाइज मेजर करते हो। तो आओ जरा इसको प्लॉट करने की कोशिश करें। हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, मैं ये मान रहा हूं कि आपने वेक्टर्स पढ़ा है। मैं इतनी बार आपको बोल चुका हूं वेक्टर्स पढ़ने के लिए कि अगर मैं इतनी बार अपने घर वालों को कुछ बोलता, अपने घर वालों को बोलता तो मुझे अभी कार दिला देते, बाइक दिला देते, है ना। इतना तो मैंने अपने घर वालों से नहीं बोला जितना मैं आपसे बोल चुका हूँ। चलिए भाई अब देखते हैं इसको प्लॉट करके कि हमसे जो बोलना चाह रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है। देखो भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, आई कैप जे कैप, समझ जाना ये आई कैप है, दिस इज जे कैप। पहले वाले वेक्टर को अगर हम देखें R1 वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप है। ठीक है, अच्छा
और यहां से एंगल कितना है इसका एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। सो दिस इज योर आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज योर आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर, और इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। मैग्नीट्यूड कितना है √2। मैग्नीट्यूड कितना है भाई वेक्टर का, R1 वेक्टर है ये, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज R1 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है R1 वेक्टर का, आपने निकाला √2। ठीक, चलिए दूसरा वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, इसका एंगल कितना है -45 डिग्री। तो देखो दिस इज योर R2 वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप, और इसका एंगल कितना है 45 डिग्री। कितना एंगल है भाई 45 डिग्री। बट ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज था तो हमने इसको पॉजिटिव लिया, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने इसको नेगेटिव लिया। यार ओ हो, ये जो बात हो गई ना मेरे साथ, ये बहुत गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने क्या लिया नेगेटिव लिया। आई बात समझ में? हाँ सर। पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ i कैप एंड j कैप। ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि इस वेक्टर के कंपोनेंट बताओ आप, इस वेक्टर के अलोंग और इस वेक्टर के अलोंग। याद करो, जब भी आप किसी वेक्टर का कोई कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग चाहते हो तो आपको उसका एक यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? यूनिट वेक्टर। आप क्या चाहते हो, आप इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग चाहते हो तो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड और इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो इस वेक्टर से, बस हो गया आपका काम। पुराने लेक्चर्स देखो वेक्टर सीरीज के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्लॉट तो कर लिया, आओ जरा बात करेंगे हम। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है सर। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हो गया आपका ए वेक्टर। ठीक है ना। अब इस वेक्टर का कंपोनेंट आपको किसके अलोंग चाहिए? आपको इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R1 वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट R1 वेक्टर का यूनिट कैप, सॉरी R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक, R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये कैसे निकलेगा? R1 कैप आप कैसे निकालोगे? R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर। याद करो। ठीक, चलिए तो हम यहां पर वैल्यूज रखते हैं भाई। ए वेक्टर कितना है 2i कैप, ये ना, प्लस 3j कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट करा रहे हो आप R1 कैप से। कैसे निकलेगा? R1 वेक्टर i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना √2। चलिए अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो ये कितना होगा 2 1 2 प्लस 3 1 3, 3 प्लस 2 इज 5 बाय √2। सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R1 वेक्टर कितना है 5 बाय √2 यूनिट्स। अच्छा एक चीज समझना यार, एक चीज समझना, मैंने आपको इसमें दो चीज पढ़ाई थी। अगर आप इसमें अंग्रेजी पढ़ो तो यहां लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अगर कंपोनेंट के आगे लिखा होता वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर तो आप क्या करते? सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। आपको बोला है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, तो इस ए वेक्टर का ये कंपोनेंट आया है किसके अलोंग? इस वेक्टर के अलोंग। बट अगर आपसे ये बोलता कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, तो अब आप क्या करते? आप उसके लिए यहां पर फिर से R1 वेक्टर का यूनिट कैप मल्टीप्लाई कर देते, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते, डॉट प्रोडक्ट कर देते। यही बात समझ में, ध्यान से सुनो। आप लेक्चर देखोगे तो आपको याद आएगा। यहां सिर्फ लिखा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R1 वेक्टर। अगर यहां लिखा होता वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R1 वेक्टर तो आप क्या करते? तो आप इसको फिर से इस R1 कैप से डॉट प्रोडक्ट करा देते। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R1 वेक्टर मिल जाता। बहुत छोटी सी बात है यार, लेकिन मिस कर जाते हैं लोग। यहां पर उसने बोला नहीं है अंग्रेजी में, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, बस आपके दिमाग में एक डाउट छोड़ दे रहा हूं ताकि आप जाकर वेक्टर का लेक्चर देखो। लास्ट के लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस किया है। चलिए अब वो बोल रहा है इसी वेक्टर का आप कंपोनेंट निकालो
कंपोनेंट निकालो, वेक्टर कंपोनेंट नहीं निकालो, कंपोनेंट निकालो इस वेक्टर के अलोंग, किस वेक्टर के अलोंग, आई कैप माइनस जे कैप के अलोंग। तो चलो लिखता हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग R2 वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट R2 वेक्टर का कैप, R2 कैप है ना। R2 कैप आप जानते हो कैसे निकलेगा, आइए निकालते हैं सीधे सीधे। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट R2 कैप से, ये होगा i कैप माइनस j कैप, i कैप वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड √2। कितना होगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 अपॉन √2 यानी कि माइनस 1/√2 यूनिट्स। ठीक है ना। तो इसका जो कंपोनेंट है इसके अलोंग वो 5/√2 है और इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना है, माइनस 1/√2 यूनिट्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक नया कंसेप्ट लेकर आता है, नया कंसेप्ट मतलब ऐसा पिक्यूलियर कंसेप्ट है जो लोग मिस कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है इसलिए क्वेश्चन हमको देखते साथ पता चल गया कि अरे ये तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। वेक्टर का कंसेप्ट है, वेक्टर का भैया, किसका, वेक्टर का कंसेप्ट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। फॉर एनी आर्बिट्री मोशन स्पेस विच, देखो अब आप ये क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हो, मैं सिंपल डिस्कशन आपके साथ कर लेता हूं, है ना। फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस, कहीं भी किसी भी एक रैंडम मोशन जो स्पेस में हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, V एवरेज इज इक्वल टू हाफ ऑफ VT प्लस VT1 प्लस VT2। यार ये हो तो सकता है वैलिड, लेकिन कब, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये लगेगा नहीं, है ना। तो इसको आप फॉल्स बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, फॉल्स बोल सकते हो। कहीं भी नहीं लगेगा, फॉर एनी आर्बिट्री मोशन नहीं लगेगा। मोशन में क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तब आप ये लगा सकते हो, इसलिए मैं इसको फॉल्स बोल रहा हूं। V एवरेज इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये सही है, ये सही है। आप जानते हो कि अगर आपको V एवरेज निकालना है तो आपको चेंज इन पोजीशन देखनी पड़ेगी, तो R2 वेक्टर चेंज इन R वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सही है, ठीक है ना। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। सी वाला देख लें, VT इज इक्वल टू V0 प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इस इक्वेशन को लगाने के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ आर्बिट्री मोशन बोला है, कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए ये इक्वेशन भी हम हर जगह नहीं लगा सकते। इस इक्वेशन को लगाने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, हाँ कि ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट इज RT इज इक्वल टू RT माइनस R0 प्लस ये S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर क्वेश्चन है, इक्वेशन है। ये भी तब लगेगी जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसके लिए भी यही चीज वैलिड है। आर्बिट्री मोशन बोला है, कहीं भी नहीं बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हर जगह नहीं लगा सकते। नेक्स्ट इज A एवरेज इज इक्वल टू VT2 माइनस VT1 अपॉन डेल्टा T, बिल्कुल सही है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज थी यार, है ना, कुछ भी इसमें खास नहीं था। चलिए मैं इसको भी क्या करता हूँ, अब इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देख लेंगे, डरते हैं क्या। A scalar quantity is one that is conserved in a process, हमेशा कंजर्व्ड हो जरूरी नहीं। जैसे अगर आप मास की बात करो, जैसे अगर आप एनर्जी की बात करो, हमेशा कंजर्व्ड हो ये जरूरी नहीं है। मास और एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जो जरूरी नहीं हमेशा कंजर्व्ड हो। तो पहला स्टेटमेंट तो सीधे सीधे क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन मैं आपको दे चुका हूं कि हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एनर्जी है, कंजर्व्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती किसी केस में, ठीक है ना। मास कंजर्व हो भी सकता है, किसी केस में नहीं भी हो सकता है। चलो बी, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, क्यों नहीं ले सकता भाई, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता क्या, -40 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, एनर्जी -35 जूल। जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना, तो आप देखोगे कि भाई वहाँ वैल्यू क्या आ रही है, एनर्जी की नेगेटिव आ रही है। तो भाई यहाँ वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई, आ सकती है, ऐसा नहीं है स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। तो बी वाला भी क्या हो गया, पॉइंट फॉल्स हो गया। सी, मस्ट बी डायमेंशनलेस। अरे अभी एनर्जी की बात की, अभी टेम्परेचर की बात की, दोनों में डायमेंशन होते हैं, क्यों नहीं होते क्या डायमेंशन, बिल्कुल डायमेंशन होते हैं एनर्जी के। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। डायमेंशनलेस क्यों होगी भाई,
डी वाले पॉइंट की बात करते हैं। डी वाला पॉइंट बोल रहा है डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं हो सकता? अगर आपके पास मान लो एक मेटालिक रॉड है, सुनना मेरी बात, इस मेटालिक रॉड को आपने हीटअप किया, क्या किया आपने? इसको हीटअप किया, एक कैंडल से आपने इसको क्या कर दिया? हीटअप कर दिया। यहाँ टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, रॉड का, मेटालिक रॉड है, यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? 100 तो नहीं होगा, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस है ना। कंडक्शन होगा, थोड़े टाइम बाद यहाँ भी 100 हो जाएगा, बट अभी तो 60 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये बोल रहा है डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, तो हो तो रही है, वेरी हो रही है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉइंट क्या है भाई? फॉल्स है, फॉल्स पॉइंट क्या है? फॉल्स है। अरे यार मजा नहीं आया, फॉल्स क्यों मिट गया? अरे 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 रहने दो, इतना कौन बनाएगा? फॉल्स ही ना लिख दूंगा मैं सीधे। चलो डी पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। सारे ही फॉल्स हो रहे हैं यहाँ तो, ट्रू नहीं है क्या कुछ भी? ई है क्या? ई पॉइंट, हाँ ई हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, अब यार स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे तो डिपेंड करती नहीं। आप किसी भी एक्सिस से देखो क्वांटिटी वही दिखेगी, मास कहीं से भी देखो क्वांटिटी वही दिखेगी, आपको डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर सकती। तो ये बोलेंगे हम ट्रू है। ई वाला पॉइंट क्या है? एकदम ट्रू है। बाकी सारे पॉइंट्स क्या है भाई? फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, क्लियर कर दूं? चलिए क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए। An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? अच्छा, टफ सा लगा क्वेश्चन, टफ सा लगा क्वेश्चन, टफ सा लगा, कुछ नया आया। देखते हैं भाई, ग्राउंड पर आ जाओ, धरती पर आ जाओ, ज्यादा उड़ो मत, कहाँ आ जाओ? धरती पर आ जाओ। एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, चलो भाई एयरक्राफ्ट बना लेते हैं पहले तो। एयरक्राफ्ट बनाओ, एयरक्राफ्ट बनाया, क्या कर रहा है एयरक्राफ्ट? उड़ रहा है, उड़ रहा है। और ये उड़ते उड़ते कहां तक आ गया? यहां तक आ गया, ठीक है। एयरक्राफ्ट यहां तक आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? 3400 मीटर, 3400 मीटर, ठीक है ना, 3400 मीटर है, हाँ, अबव द ग्राउंड। इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां से ऑब्जर्वेशन हो रही है भाई, यहां से देख रहा हूं मैं, ऐसे देखा मैंने, यहां से देखा, मेरे ऊपर 3400 मीटर पर एक प्लेन जा रहा है, पट से कचरा गिरा मुंह पे है। नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं देख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, और थोड़े टाइम बाद 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड मैंने देखा, आफ्टर 10 सेकंड, मान लो अगर यहाँ पे टाइम 0 सेकंड था और टाइम यहाँ पर 10 सेकंड हो गया, तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि एंगल कितना सबटेंड हो गया भाई? एंगल सबटेंड हो गया 30 डिग्री का, ठीक है ना, 30 डिग्री का एंगल सबटेंड हो गया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट? आपसे पूछा गया है एयरक्राफ्ट की स्पीड बता दो कितनी होगी। तो हमने मान लिया एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो कितनी है? VA है। यार ये लाल पेन क्यों चल जाता है? कुछ तो दिक्कत है मेरे साथ, है ना। VA एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ है। अच्छा, और क्या है भाई? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट? मुझे अगर किसी भी तरीके से यहां से लेके ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है मान लो स्मॉल a और ये पॉइंट है मान लो स्मॉल b, अगर मुझे स्मॉल a से लेके स्मॉल b तक की डिस्टेंस पता चल जाए, मेरे पास देखो टाइम है 10 सेकंड का, है ना, तो मैं स्पीड निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? स्पीड निकाल लूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। क्या करके? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। क्या ये डिस्टेंस आपको निकालने का कोई दूसरा तरीका दिया गया है? बिल्कुल दिया है। देखो ये 3400 मीटर दिया है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है। बहुत आसानी से, बड़े आराम से आप क्या करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कैसे? लगाओगे सीधे सीधे tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा ये AB, ठीक है, ये है होगा AB जो आपको बहुत जरूरत थी निकालने की, अपॉन बेस है कितना? 3400 मीटर, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 सर, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 3400 सर, AB अपॉन सर 3400 सर AB की वैल्यू आ गई है सर, AB इज इक्वल्स टू सर 3400 डिवाइडेड बाय √3 मीटर सर, √3 मीटर सर। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस। अब आपको चाहिए स्पीड, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम,
√3 इंटू 10। 10 सेकेंड ही लगा ना? बिल्कुल सर 10 सेकेंड लगा, तो ये 0 से 0 काट दो, 340/√3 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट आ गई, ठीक है ना? 340/√3 मीटर पर सेकेंड। कुछ गलत किया क्या? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं किया। सर एक डाउट है लेकिन दिमाग में हमारे, एक डाउट हमारे दिमाग में है सर कि आपको कैसे पता कि एरोप्लेन जो था, एयरक्राफ्ट जो था वो सीधे सर के ऊपर था? अरे मेरे ऊपर कचरा गिरा था ना, तो मैंने देखा था। साले नीचे आ बताऊंगा तुझे, ऐसा बोला था, इसलिए मुझे याद है सर कि एयरक्राफ्ट सर के ऊपर था। लेकिन सर अगर कचरा नहीं गिरता तो फिर? ये तुम्हारा डाउट बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया डाउट है। आपने अच्छा डाउट पूछा कि एयरक्राफ्ट आप कैसे बता सकते हो कि सर के ऊपर ही होगा। तो चलो ये तो मैंने मान लिया, ये तो एक केस है जो मैंने बना लिया। अगर मान लो ये केस ना होता, केस कुछ ऐसा होता, केस कुछ ऐसा होता, ये मैं आपके दिमाग पर छोड़ रहा हूं, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे होते। देखो यहां से ऑब्जर्व कर रहे होते और प्लेन आपका यहां कहीं होता। कहां होता? यहां कहीं होता प्लेन आपका, ठीक। इधर से आप ऐसे देखते, यहां पर टाइम होता कितना? 0 सेकेंड, ठीक है ना? थोड़े टाइम बाद आपका प्लेन कहां पहुंच जाता? आपका प्लेन यहां पहुंच जाता, यहां पहुंच जाता, ठीक। कितने टाइम में? 10 सेकेंड। यहां पर आके 10 सेकेंड हो जाते उसको। तो अगर मैं पूछूं एंगल कितना बन जाता, तो एंगल उसने खुद ही बोला है 30 डिग्री का बनेगा। एंगल कितना बनता? 30 डिग्री का बनता। वो बोल रहा है कितने ऊपर कितने ऊपर उड़ रहा है? तो ग्राउंड लेवल से तो बेटा अभी भी कितने ऊपर है? 3400 मीटर ऊपर ही है, 3400 मीटर ऊपर ही। तो क्या आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे? क्या आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे? बताओ मुझे। आसान नहीं है इसको सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ये थोड़ा सा चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, छोटी सी चीज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो बाबा। यहां भी आपके पास वेलोसिटी ऑफ क्या है? एयरक्राफ्ट है। क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है। आप इस कॉन्फ़िगरेशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है? पक्का 100%। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आप जो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना? इसको क्या करोगे आप? यहाँ सेंटर से डालोगे, सिमेट्री के कारण आधा आधा हो जाएगा, VA/2 हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? VA/2 हो जाएगी। ये साइन, ये कितना हो जाएगा? 15 डिग्री का एंगल हो जाएगा, है ना? आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो अपना एंगल लगा के। यही चीज़ आने वाली है जो आपने सॉल्व किया, जो आपने आंसर निकाला है, यही आने वाला है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए भाई इसको करता हूँ मैं यार एक बार चेक कर लूँ मैंने सही किया है कि नहीं। tan 30 हमने लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि A से लेके B तक की डिस्टेंस अपॉन 3400 मीटर, ठीक है? tan 30 इज 1/√3। चलिए ठीक है, चलिए ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ। रानी आतू पोतो थप को हला के आऊंगा। देखा था एक्लेयर्स का ऐड? देखा था आपने? पहले आता था एक, रानी आतू पोतो थप को हला कर लाऊंगा। आ जाइए भाई, क्वेश्चन करते हैं। और वेक्टर है, क्या बात करते हो सर आप, कहीं की बात कहीं ले जाते हो। अरे यार पढ़ने के लिए यही करना पड़ता है। देखो क्या है ना, मेरा एक दोस्त था, वो पढ़ता था, जैसे पढ़ रहा है, मान लो उसको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो क्या करता था? कुर्सी पढ़ रहा है, उसको नहीं, बहुत देर तक देखा नहीं आया क्वेश्चन समझ में, तो कुर्सी से उठता था, नाचने लगता था, ऐसे गोल गोल घूमने लगता था, नाचने लगता था, और बस ऐसे 2-4 सेकंड 5 सेकंड के नाटक करने के बाद बढ़ जाता था पढ़ने, और थोड़ी देर बाद उसको चीजें समझ में आ जाती थी। क्या हो जाता है ना, जब आप किसी चीज में लगातार फंसे रहते हो, आपका दिमाग को आप घुसा देते हो, फंसे रहते हो ना, तो दिमाग थोड़ा सा मना कर देता है, बोलता है यार नहीं, हाँ हम ना करेंगे, हमसे किसी ने कहा ही नहीं, ऐसे एकदम फंस जाता है दिमाग। तो आप दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करो, इधर उधर की बातें करो, है ना? याद कर लो पिंकी को, थोड़ा सा पिंकी को याद कर लो, हो हवा ला 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 ला, हवा चलने लग जाएगी, दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, तुरंत वापस क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए मैं इधर उधर की बातें बीच में करता रहता हूं। आ जाओ वापस क्वेश्चन पर। A vector has both magnitude and direction. Doesn't mean that anything that has magnitude and direction is necessarily a vector. यार ये मैंने पढ़ा है, ये मैं छाती ठोक कर बोल सकता हूँ, ठोक कर बोल सकता हूँ छाती की, मैंने पढ़ाया है भाई तुम लोगों को। क्या वेक्टर जो होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, बट हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, करंट। हर वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी हो, ये बोलना सही नहीं है। बट हाँ, हर वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, ये पक्की बात है।
करंट जैसे, करंट क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट उसको हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्यों? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ तीसरी चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें जो एडिशन हो वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करे, या मैं बोलूं वेक्टर एडिशन के जो लॉज हैं उनको फॉलो करे। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपको किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलना है तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करे वो, ये वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर हम उस क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात मैं आपसे कर चुका हूं, आपके नोट्स में पुराने होगा। ठीक है ना। वो बोल रहा है द रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस, डज दैट मेक एनी रोटेशन अ वेक्टर? यार मेरे हिसाब से अगर आप किसी पर्टिकुलर सर्कल में जाते हो, आपने चलना चालू किया इस इनिशियल पॉइंट आई से, आप पहुंच गए इस फाइनल पॉइंट एफ तक, आपने एंगल कवर किया थीटा। अब जो एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन जो है थीटा, उसकी डायरेक्शन भले ही आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, डायरेक्शन आप भले ही एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो, लेकिन आप उसको एक स्केलर क्वांटिटी बोलते हो। बट जब आप डी थीटा बाय डी टी निकालते हो, जब आप डी थीटा बाय डी टी निकालते हो तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है आप उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो, क्योंकि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात हमने कर ली है, थोड़ी सी बात थी, कुछ खास बात इसमें थी नहीं। हम बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विद द लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू अ लूप? कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विद द लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू अ लूप? अच्छा, क्या मतलब है, सोचते हैं, समझते हैं। अ प्लेन एरिया एंड अ स्फीयर, एक्सप्लेन। ठीक है भाई। द लेंथ ऑफ द वायर बेंट इनटू अ लूप। यार अगर आप किसी लेंथ ऑफ द वायर को बेंड करके एक लूप बना देते हो, एक लूप बना देते हो और बोलते हो कि उसको एक वेक्टर से, किसी एक वेक्टर से आप क्या कर दो, एसोसिएट कर दो, तो आप कर सकते, आपने वो कर सकते नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार आपके जो सर्कुलर लूप है उसकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, तो उसको एक वेक्टर से एसोसिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली स्फीयर के लिए भी यही केस है, स्फीयर के लिए भी यही केस है, क्योंकि लगातार क्या होता जाएगा, डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, तो हम नहीं कर सकते। सिंपली अगर हम बात करें प्लेन एरिया की, तो यार प्लेन एरिया अगर मैं बनाऊं तो प्लेन एरिया को आप किसी एक वेक्टर से एसोसिएट कर सकते हो। एक वेक्टर है ए वेक्टर, जो हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है, हमेशा इस प्लेन के क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है, और कहीं भी हो रहना है उसको हमेशा इस डायरेक्शन में है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहना है। तो हम प्लेन एरिया के लिए एसोसिएट कर सकते हैं, बट बाकी दोनों केसेस के लिए एसोसिएट करना पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। शर्मा साहब आज अंधे हैं तो दूर से पढ़ेंगे। अब बुलेट पट 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 डिग 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 डिग। पापा बुल्ट लेनी है, पापा 11th में आ गया हूँ, बुल्ट लेनी है ना। आप लोग आए हो ना 11th में, घर वाले नहीं बोलते 5th के बाद, 5th बेटा पढ़ लो, 5th बोर्ड, जब हम लोग होते थे तब तो बोर्ड हुआ करती थी, 5th बोर्ड है बेटा, 5th बोर्ड पढ़ लो, साइकिल दिला देंगे, नहीं मिलती। 8th बोर्ड कर लो, साइकिल दिला देंगे, फिर तो ऐसी ऐश है। 8th बोर्ड बस कर लो, फिर तो ऐसी ऐश। फिर 10th आ जाती है बेटा, 10th बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक बार 10th बोर्ड क्लियर कर लो, फिर तो ऐशी ऐश है पापा। 10th बोर्ड में अगर नंबर आ गए तो, जैसे मैंने 5th में साइकिल मांगी थी, 10th बोर्ड के बाद मुझे साइकिल मिली थी। जब आपको 11th क्लास में बाइक मिलने लगती है, अरे होता है भाई, अब मेरे को याद आ गई, मेरे को दुख अपना सुना लेने दो, तुम लोग को पढ़ लिया है हमने बहुत, लेकिन थोड़ा सा मैं अपना दुख सुनाऊंगा तुमको। 10th क्लास के बाद लोगों को बाइक मिलती है यार, मेरे को साइकिल दी घर वालों ने मेरे 10th बोर्ड में, है ये कोई बात होती है? ये कितना बड़ा विश्वासघात है, घर वालों को पता नहीं है मेरे, है ना। क्या करूंगा, इसका बदला कैसे लूं मैं, ले भी नहीं सकता ना, घर वालों के घर में रहता हूं, कैसे बदला ले लूं उनसे, मुझे घर से नहीं निकाल देंगे। लेकिन बड़े बुरे दिन थे भाई। 11th में आप जाओ, है ना, सारे दोस्त, सारी लड़कियां स्कूटी से पर 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 करके निकल जाते हैं, सारे दोस्त एकदम बाइक से निकल जाते हैं तेजी से, और आप घिसते रहते हो साइकिल से। जो लोग अभी भी साइकिल से 11th में जा रहे होंगे वो मेरा दर्द समझ रहे होंगे, जब उनके सामने से सब लोग साए साए करके निकल जाते होंगे, है ना। तुम लोग समझोगे मेरी बात, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो आंसू आ जाएंगे मेरी आंखों में।
ये बुलेट देख के ना दिमाग खराब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। रेंज दे दी, रेंज दे दी है, कलर बदल लेता हूं पेन का, आ जाओ। सॉल्यूशन आपको दे क्या दिया है, रेंज दे दी है 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर अवे। बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आप इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एडजस्ट करो, कैन वन होप टू हिट अ टारगेट ऑफ 5 किलोमीटर अवे, क्या आप कोशिश कर सकते हो या सोच सकते हो कि 5 किलोमीटर दूर जो टारगेट है आप उसको हिट कर पाओ। देखते हैं, अज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड, जो मजल स्पीड है यू जो है वो फिक्स्ड है, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। चलिए भाई देखते हैं, रेंज आपको दिया है, एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया है आपको 30 डिग्री। आइए भाई मजल स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है भाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये कैसा स्क्वायर है, ये कैसा स्क्वायर है सर, यू स्क्वायर, ये हुआ ना सर स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, रेंज आपको पता है कितनी है, 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर है। चलिए यू स्क्वायर आपको निकालना है, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, है ना, 30 डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री हुआ, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये कितना हो जाएगा, 3000 था, 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना। यू स्क्वायर साइन 60, साइन 60 कितना होता है सर, √3/2, √3/2 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 2/√3, इंटू 2/√3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर। कितना आ गया, यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई इतनी। क्लियर है सर, क्लियर है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू की वैल्यू ये हो जाएगा 6 इंटू 1 2 3 4, दुर्गा जी की जय जयकार। ठीक, इसको लगा दो रूट। ठीक, चलिए भाई आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। u इज इक्वल्स टू आ जाएगा √6 अपॉन √3 इंटू ये हो जाएगा 100 बाहर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको u की वैल्यू मिलेगी हम चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है। नहीं चेक कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से आपके पास u की वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी, ऑलमोस्ट u की वैल्यू आने वाली है आपके पास 181.2 या 183.2 समथिंग आएगी मीटर पर सेकेंड। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आ जाएगी आपकी u की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, आपको मैक्सिमम रेंज निकालनी है कि आप इस इनिशियल वेलोसिटी से कितनी मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकते हो। तो हम जानते हैं मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। तो फॉर्मूला आपका हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाता है। आप इसको स्क्वायर करके जी से डिवाइड करोगे तो आपके पास मैक्सिमम रेंज आएगी 3464.2 मीटर्स। मतलब आप इस वेलोसिटी के साथ मैक्स टू मैक्स कितनी रेंज कवर कर सकते हो, 3.464 किलोमीटर, 3.464 किलोमीटर। और आपको कितना दिया है, 5 किलोमीटर अवे को कट कर सकते हो क्या हिट, कभी नहीं कर सकते। देखो ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड हो गई, क्या हो गई, ये थोड़ी सी लॉन्ग मेथड हो गई। अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करना चाहें इस मेथड को, तो कट शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए ये 3000 है, यू स्क्वायर अपॉन साइन 60 अपॉन जी है, ये जी है, तो हम यहां से ही यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 3000 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 60। साइन 60 को घुमाकर अगर हम नीचे ले गए तो ये क्या बन जाएगा, √3/2 बन जाएगा, √3/2। तो आपके पास यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, है ना। और ये निकल कर कितनी आएगी, ये निकल कर आएगी इतनी ही, 3464.2। तो आप यहीं से बता दोगे कि ये क्या है भाई, दिस इज आवर मैक्सिमम रेंज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो आप यहीं से बता पा रहे हो कि मैक्स टू मैक्स आप कितनी रेंज कवर कर सकते हो इस वेलोसिटी के साथ। तो आप कर सकते हो भाई 3.464 किलोमीटर। और आपसे बोला गया है कि आप क्या होप कर सकते हो, क्या आप होप कर सकते हो कि 5 किलोमीटर दूर के टारगेट को टच कर दो। तो आप बोलोगे नहीं, नहीं कर सकते, शक्ति ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। क्लियर है, चलिए भाई करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ना, सोचने पर समझने पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए ना, आपको कोई लोड नहीं है फिर भाई। कंसेप्ट वही है प्रोजेक्टाइल का, कोई और लोड नहीं है आपके ऊपर। पहले समझना है लेकिन क्वेश्चन को क्या है, आओ देखते हैं।
अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। देखो यार, सब एल्टीट्यूड पर उड़ रहे हैं, हम ही जमीन पर बैठे हैं। दुग्गल साहब आओ, मैं मार दूंगा यार ये लाल पेन को, अब मार दूंगा मैं तुझे। चलो, ये है हमारा एयरक्राफ्ट, अभी वहाँ उड़ रहा था, अब यहाँ उड़ रहा है। कितना ऊपर? 1.5 किलोमीटर ऊपर, है ना, 1.5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है एल्टीट्यूड पे, विद अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो 720 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा ठीक है। पासेस डायरेक्टली ओवर हेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन शायद वो गन होती है, आपने देखा होगा, कौन सी पिक्चर में था, कौन सी पिक्चर नहीं, एंटी एयरक्राफ्ट किसी उरी में था, किसमें था, किसी में था, कि आप जैसे ही अपनी टेरिटरी को छोड़कर किसी और की टेरिटरी में घुसते हो ना, प्लेन घुसता है, तो दूसरे जिसकी टेरिटरी में आप घुसे हो वहां एंटी एयरक्राफ्ट गन लगे होते हैं। जैसे ही वो रडार पकड़ता है कि कोई दूसरी टेरिटरी का एयरक्राफ्ट आपकी टेरिटरी में आ रहा है, तो वो क्या करती है, वो ऐसे बैठी, पहले ऐसे सुस्त बैठी रहती है एंटी एयरक्राफ्ट गन। जैसे ही रडार पकड़ता है कि कोई एयरक्राफ्ट आपकी टेरिटरी में आया, ऐसी आंख खुलती है उसकी, किसकी, एंटी एयरक्राफ्ट गन की आंख खुलती है, ऐसे एंगल बना लेती है अपना, वो क्या करती है, ऐसे एंगल बना लेती है, ठीक है ना। और जैसे ही एंगल बनाती है और क्या करती है, शूट करती है, और क्या करता है, उसका काम क्या होता है, जो दूसरी टेरिटरी से आपकी टेरिटरी में एयरक्राफ्ट आ गया उसको मार गिराओ। यही काम होता है हमारे एंटी एयरक्राफ्ट गन का। हमने देखा होगा उसमें कौन सी वो सिम्बा पिक्चर आने से पहले रणवीर सिंह गया था कौन से एक बार किसी शिप पर, तो उस शिप पर लगी थी एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो वहां का जो सिपाही था वो दिखा रहा था, तो उसने ऐसे पकड़ी गन को, इतनी भारी गन रणवीर सिंह ने पकड़ी, और ऐसे पकड़ी गन और ऐसे लटक गया गन पे। तब जाकर जब लटका वो गन पे, तब जाकर वो गन किसी एंगल पर जग गई। वो धक 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 करके नहीं चलती, मोटी मोटी गोलियां निकलती हैं जिससे, वो होती है एंटी एयरक्राफ्ट गन। एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको जो एंगल लेना है वो वर्टिकल से लेना है। शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विथ मजल स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। यहां पर ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ समझने से सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब यहां पर लगी है जस्ट नीचे आपकी एक एंटी एयरक्राफ्ट गन, ये लगी है एंटी एयरक्राफ्ट गन, ठीक है ना। जैसे ही बोला कि किस एंगल पर इस गन को शूट करना पड़ेगा, अपने शेल को किस स्पीड से, 600 मीटर पर सेकेंड से। तो हमने मान लिया कि भाई, हमने मान लिया इस एंगल पे शूट करना है, इस एंगल पे शूट करना है, ठीक है, सुनना, इस एंगल पे शूट करना है। यहां पे आपका एयरक्राफ्ट पहुंच जाएगा और एयरक्राफ्ट को ही तो शूट करना है ना। चलिए, तो एंगल इस तरीके से एडजस्ट होगा कि एयरक्राफ्ट को क्या कर जाए भाई, हमारा जो शेल है वो हिट कर जाए, तभी तो बात बनेगी, नहीं तो क्या मतलब, है ना। एयरक्राफ्ट को हमारा शेल क्या कर जाए, हिट कर जाए। तो वो पूछ रहा है वर्टिकल से ये एंगल बताओ कितना होगा, वर्टिकल से ये एंगल बताओ कितना होगा, ठीक है। पहली बात तो ये, जब आपने अपनी एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट गन से किसी एंगल पर जब आपने शूट किया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आगे जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन ही शो करने वाला है, आगे जाके प्रोजेक्टाइल मोशन ही शो करने वाला है। हाँ सर, लगता है ना सर, क्यों नहीं लगेगा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना आपको समझ में आया। तो देखो, अगर प्रोजेक्टाइल लगता है तो इस प्रोजेक्टाइल की कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी जो है 600 मीटर पर सेकेंड, और वो कितनी है, 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। चलो, इस u के दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये, जो क्या होगा भाई, जो होगा u cos थीटा ऊपर की तरफ, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये u sin थीटा, है ना। मतलब आपकी जो बुलेट या आपके जो शेल है वो y में इतना ट्रैवल, इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, x में इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। आपकी जो शेल है वो x में इतना u sin थीटा की स्पीड से, इनिशियल स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, और क्योंकि आपको पता है जब x डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। और y डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल कर रही है, u cos थीटा से ट्रैवल कर रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इस एयरक्राफ्ट को आपको हिट करना है, इस एयरक्राफ्ट को आपको हिट करना है, तो इस एयरक्राफ्ट के पास x डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है, इस स्पीड से आपका एयरक्राफ्ट x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओ माय गॉड, टच हो गया तो लाइन बढ़ गई है, ठीक है। अगर आपको इस शेल को हिट कराना है, इस एयरक्राफ्ट को, तो एक बात याद रखना, जो स्पीड एयरक्राफ्ट की है उतनी ही स्पीड इस शेल की x डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो ये शेल इसको पकड़ पाएगा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए। नहीं आई मेरी बात समझ, नहीं आई मेरी बात समझ।
आपने शेल को ऐसे फेंका, आपने शेल को ऐसे फेंका, ठीक है ना, या आपने शेल को ऐसे प्रोजेक्ट कराया, शेल ऐसे भी ऊपर जा रहा है और ऐसे भी ऊपर जा रहा है, ठीक। जितने टाइम में ये एयरक्राफ्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा इस स्पीड से, उतने ही टाइम में आपके शेल को यहां पहुंचना है ना, उतने ही टाइम में आपके शेल को यहां पहुंचना है। सुनना मेरी बात, इस शेल के पास एक्स डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है, जितने टाइम में ये एयरक्राफ्ट यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में ही इस शेल को एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा इस स्पीड से, तभी वो यहां पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर 100 बात की एक बात कि एयरक्राफ्ट की एक्स डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी है, जितनी स्पीड है, उतनी ही स्पीड इस शेल की एक्स कंपोनेंट की होनी चाहिए। आई मेरी बात समझ में, उतनी ही स्पीड इस शेल की एक्स कंपोनेंट की होनी चाहिए, तभी वो एक्स डायरेक्शन में आगे चल के इसको पकड़ पाएगा। यहां पे आई मेरी बात समझ में, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में वो जितना चल जाएगा, एक्स डायरेक्शन में वो जितनी देर यहां तक चलेगा इसको पकड़ने के लिए, उतना वो ऊपर भी जाएगा, ऐसा नहीं है। हम किसी एक डायरेक्शन को ले रहे हैं, आपको पता है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2D मोशन है, इसको हम 1D मोशन में तोड़ सकते हैं। हमको बस इतना दिखा कि एयरक्राफ्ट यहां से यहां पहुंच गया इस स्पीड से, तो हम बोल रहे हैं इस शेल की जो एक्स डायरेक्शन की स्पीड है वो जब इसके बराबर हो जाएगी तो ये शेल क्या कर जाएगा, इसको हिट कर जाएगा, ठीक है ना, पक्का। आप बोलोगे सर वाई डायरेक्शन क्यों नहीं ली? बाबा क्योंकि एयरक्राफ्ट के पास कोई वाई डायरेक्शन थोड़ी ना है, हमारे पास, हमको पता है कि वो इसी कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, इसी एल्टीट्यूड पर उड़ रहा है, 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, ये देखो एक्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमको इस एक्स की वेलोसिटी को मैच कराना पड़ेगा इस शेल की एक्स डायरेक्शन की कंपोनेंट से, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही था भाई पूरा का पूरा खेला, जो आपको समझ में अगर आ गया होगा तो आप अभी क्वेश्चन को ध्वस्त कर दोगे। पहली बात तो जो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है उसको हम जरा मीटर पर सेकेंड में निकाल लें, तो 720 इंटू 5/18, 18 चौको 72, ये हो गया कितना, 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे मजल की एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है। यू है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और थीटा आपको निकालना है, थीटा क्या करना है, आपको निकालना है। तो हम बोल सकते हैं फॉर हिटिंग द एयरक्राफ्ट, फॉर हिटिंग द एयरक्राफ्ट, जो एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है शेल का, एक्स जो शेल की वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, यू एक्स किसके बराबर होना चाहिए, वीपी के। दिस इंप्लाइज यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वीपी कितना आया है 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, यू कितना है 600, है ना, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 200/600, काट दिया 1/3, कितना आया 1/3। चलिए तो हम यहां से देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आई है, यानी कि थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 1/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 19 डिग्री, ऑलमोस्ट कितनी आएगी भाई 19 डिग्री, ठीक है ना। ये आ गई आपकी थीटा की वैल्यू। मतलब आपको अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन को वर्टिकल से 19 डिग्री पर टिल्ट करके शूट कर देना है, और जाकर वो सीधे किसको हिट करेगा, एयरक्राफ्ट को हिट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसी एंगल पर इस मजल स्पीड का एक्स कंपोनेंट इस एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी से मैच कर जाएगा। आई बात समझ में, इसीलिए, ठीक है। चलिए भाई ये आपने एंगल निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई टू अवॉइड बीइंग हिट। अच्छा एंगल नहीं पूछा था क्या, अच्छा पूछा तो था, व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, तो हमने एंगल निकाल दिया। अब आगे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। अब क्या हुआ, इस पायलट को किसी ने बता दिया कि भाई ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है ना, ये एक किसी पर्टिकुलर हाइट तक ही हिट कर सकती है। ये जो एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक ही हिट कर सकती है। अगर आप अपने प्लेन को इस हाइट के ऊपर उड़ाओ तो कभी भी आपको ये गोली लग नहीं पाएगी, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोली आपको कभी लग नहीं पाएगी। तो उसने बोला अच्छा, इसने बोला, फाइटर पायलट ने बोला कि सुनो मेरे को एक काम करो,
तुम बस मुझे ये कैलकुलेट करके बता दो कि ये किस मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। तो मैंने बोला कि भाई मैं तो जासूस आदमी हूं, मैं तो सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, पढ़े लिखे तो आप हो, आप फाइटर पायलट हो, तो कैलकुलेशन तो आपको करना काम तो आपका है। तो मैं आपको क्या डेटा बता देता हूं, आप खुद प्लेन में कैलकुलेट कर लो और अपनी हाइट ऊपर बढ़ा लो ताकि आप कभी भी हिट ना कर पाओ। ठीक है, तो मैं बोला ला भाई डेटा बता दे। तो उसने डेटा बता दिया मुझे, किसका, इस एंटी एयरक्राफ्ट गन का डेटा बता दिया। क्या डेटा बता दिया मुझे? इनिशियल स्पीड बता दी 600 मीटर पर सेकंड। क्या बता दी? 600 मीटर पर सेकंड की इनिशियल स्पीड बता दी। अच्छा, एंगल कितना है? एंगल बता दिया भाई, एंगल बता दिया। वर्टिकल से 19 डिग्री है, वर्टिकल से 19 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा भाई? 19 माइनस 10 इज 80, 80 माइनस 9 इज कितना? 71। ठीक है, 71 डिग्री आपको बता दिया, है ना। अब आपको ये डेटा लाकर दे दिया फाइटर पायलट को और बोल दिया भाई खुद कैलकुलेट कर लो किस मैक्सिमम हाइट तक आप उड़ाओ जिससे आपको गोली ना पड़े। तो उसने बोला भाई ये जो शेल निकल रही है, ये जो बॉल निकल रही है, मान लो ये गोली निकल रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रही है और इसके पास कुछ मैक्सिमम हाइट होगी, जिस हाइट के ऊपर ये जा नहीं सकता होगा, वो मैक्सिमम हाइट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उस हाइट के ऊपर ही हमेशा उड़ता रहूंगा ताकि गोली मुझे पड़े ना। ठीक है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला आपके सामने क्या होता था, याद करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या मैं बोलूं सॉरी फॉर्मूला नहीं लिखना है, यहाँ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, यू वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, यही फॉर्मूला होता था, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, इस मजल की, इस गोली की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा है। तो आप यहाँ क्या पुट करोगे? u cos थीटा का स्क्वायर। यहाँ u sin थीटा मत पुट कर देना, देखो मुझसे भी अभी गलती होने ही वाली थी। u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले ली है। अच्छा, u की वैल्यू 600 है, cos थीटा कितना है भाई? ये थीटा कितना है? अब देखो थीटा यहां से मत लो, ये एंगल मत लो भाई, थीटा हमने जो 19 डिग्री लिखा है वही लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। ठीक है, पक्का 100%। यहां पर हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो sin थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1/3। sin थीटा 1/3 आया है। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। sin थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/9 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 9 माइनस 1 8/9, 8/9, यही आएगी कि नहीं? इसका रूट लगा देंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, रूट लगा दो। ओहो, चलो अलग से लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9, तो cos थीटा कितना आ जाएगा? √8/3, √8/3 आ जाएगा। पक्का क्लियर? कोई दिक्कत? 2√2/3 भी बोल सकते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी? cos थीटा की। यहाँ cos थीटा की वैल्यू रखना, u की वैल्यू रखना, इसको सॉल्व करना, आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। आप इसको लिखो, मैं इसको मिटाता हूँ, जगह नहीं है, इसको कंटिन्यू करेंगे, लिख लीजिए इसको। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जो काम की चीज़ है बस उसको रखूंगा, बाकी चीज़ें मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। आ जाइए, हमने यहाँ पे क्या किया? cos थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसको देखते हैं, एच मैक्स हमको निकालना है। एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू, अच्छा cos स्क्वायर थीटा ही तो आ गया यहाँ पर, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया भाई, 2 टाइम्स इंटू 10, जी की वैल्यू 10 ले ली। हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो सीधे 8/9 है ना, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू है 600 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा इज 8/9, है ना। ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना। अगर आपको यहां से सॉल्व करना है तो उसको 90 माइनस थीटा तक का सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 2 टाइम्स इंटू 10, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 16,000 मीटर, यानी कि 16 किलोमीटर। ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट जहां तक ये हिट कर सकता है, मैक्सिमम हाइट जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन की है वो कितनी है भाई? 16 किलोमीटर है। अगर आप चाहते हो कि आपका फाइटर प्लेन उड़े और हिट ना हो पाए एंटी एयरक्राफ्ट गन से, तो आपको इस हाइट से ऊपर उड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इस हाइट से ऊपर उड़ना पड़ेगा 16 किलोमीटर की। ठीक है, पक्की बात? क्लियर? 100%। चलिए भाई, इसको करता हूं मैं इरेज, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए, दिस इज योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर। ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड। सर्कुलर मोशन है, ब्रेक लगा रहा है, स्पीड कम कर रहा है। यहां पर आएंगे काम आपके कंसेप्ट जो मैं आपको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं। सर्कुलर मोशन जो हमने इतना रगड़ रगड़ के पढ़ा, उसका कंसेप्ट आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यार देखो, जब भी वो आपको सर्कुलर मोशन में ले जाए और स्पीड बढ़ाए या घटाए, तो आप समझ जाना आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बढ़ा घटा रहे हो, वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व रहेगा। आ जाइए, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर मैं स्पीड लिख लेता हूं भाई सीधे। सबसे पहले वेलोसिटी इज 27 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर रहा हूं मीटर पर सेकेंड में, 5/18। तो ये हो जाएगा 9 2 18, 9 3 27, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15/2। सही लिखा है कि नहीं? 9 दूनी 18, 3 27, 5 3 15/2, ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। 7.5 मीटर पर सेकेंड की आपकी स्पीड आ गई साइक्लिस्ट की। एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस, अच्छा सर्कुलर टर्न है, पूरा सर्कल पाथ नहीं है, सर्कुलर टर्न है, चलो ठीक है, हो गया, ऑफ रेडियस 80 मीटर। लो भाई 80 मीटर का आपको रेडियस भी दे दिया गया है, दिस इज रेडियस 80 मीटर, ठीक है ना। ही अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक्स मान लो इस पॉइंट पर आके उसने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। दूसरे कलर से बनाता हूं, साइक्लिस्ट ने क्या किया, इस पॉइंट पर आकर ब्रेक अप्लाई कर दिया, इस पॉइंट पर आकर ब्रेक अप्लाई कर दिया, ठीक है। एट अ कांस्टेंट रेट एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। यार एक बात बताओ, अपनी स्पीड वो कम कर रहा है, उसकी स्पीड की डायरेक्शन है इधर, बट वो अपनी स्पीड कम कर रहा है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। तभी तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा, तभी तो स्पीड कम होगी, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर टर्न। भैया देखो, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ एक तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आना ही आना है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता, ठीक। आपको 80 की वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 80 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 80 की वैल्यू आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है। आपको an चाहिए, यानी कि आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, वो होता है v²/r के बराबर। वेलोसिटी आपको दी है क्या, 7.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन रेडियस है 80 मीटर, अच्छा 80 ही मीटर है ना, हाँ रेडियस है 80 मीटर, ठीक। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, वो आएगी 0.7 के अराउंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अराउंड 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अराउंड आने वाली है, चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया भाई, ब्रो आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया। ब्रो क्या चाहिए जीवन में ब्रो सब तो है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मजनू देखिए कि नहीं, पिक्चर देखी है कि नहीं, चलो पिक्चर देखा करो, मेरे नहीं तो आपको रेफरेंसेस समझ में नहीं आएंगे। चलो मुझे कमेंट करके बताओ, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, ये कौन से पिक्चर का डायलॉग है, अब बताओ, ये बताओ, चैलेंज है, बताओ आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा कौन से पिक्चर का डायलॉग है, कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे इसका जवाब। आइए भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, चाहिए क्या, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। यार तुम हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो, लो मैग्नीट्यूड चाहिए तुमको, ये लो मैग्नीट्यूड, लो भैया तुम्हारे मुंह पर फेंक के मारेंगे मैग्नीट्यूड हम, ये लो मैग्नीट्यूड टोटल एक्सेलरेशन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, ये लो डायरेक्शन देते हैं तुमको, दिस इज योर टोटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चाहिए तो हम 80 से तुमको डायरेक्शन देते हैं थीटा। क्या यहाँ पे tan थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि an अपॉन 80, an कितना है 0.7 अपॉन 0.5, यानी कि an कितना आया है भाई, an आया है 0.7 है ना, हाँ ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.7 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 7/5, दिस इज द डायरेक्शन, कोई शक, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द डायरेक्शन। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया,
गया है। ठीक है, देख लेता हूँ भाई नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है क्या है। चलिए भाई आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम उस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जैसे ही होगा बस इस चैप्टर को हम रैप अप कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, है ना, ये फॉर्मूला ही है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, उसको दूसरे तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोलता है कि शो दैट फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब आप ये देखिए क्या बोल रहा है, देख लेते हैं हम। आपको ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको यहां से शूट किया गया है, ये प्रोजेक्टाइल को शूट किया गया है। इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी मान लो एंगल थीटा, मान लीजिए एंगल क्या है भाई, थीटा है या थीटा नॉट है, जो भी है ले लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट x, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट x, और x डायरेक्शन में v नॉट x है, y डायरेक्शन में v नॉट y है। बोल रहा है कि t टाइम बाद प्रोजेक्टाइल मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, t टाइम बाद यहाँ पर टाइम है 0, यहाँ पर टाइम हो गया है t टाइम बाद यहाँ पर आ जाता है, t इज इक्वल टू टी टाइम पर आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पर आ जाता है। इस प्रोजेक्टाइल के लिए t इज इक्वल टू टी टाइम पर, इस प्रोजेक्टाइल में आप मान लो इसकी वेलोसिटी जो होगी x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट चलेगी, x डायरेक्शन में तो कांस्टेंट चलेगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ हो जाएगी vy, ठीक है ना, कुछ मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ये एंगल क्या बनेगा हमारा थीटा बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये tan थीटा बता दो कितना होगा, पहले तो आप ये बताओ vy कितना होगा, तो हम जानते हैं यार vy क्या हो सकता है, vy होता है uy, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी टी टाइम बाद बात हुई है। uy कितना था v नॉट y, तो हम बोल सकते हैं vy इज इक्वल टू v नॉट y माइनस जी टी, वी नॉट वाई माइनस जी टी, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, वी वाई की। अब आपके पास वी वाई की वैल्यू आ गई। आप जानते हो कि अगर आपको tan थीटा निकालना है तो यहाँ tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई वाई वी एक्स, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू कितनी है, वी एक्स की वैल्यू वी नॉट एक्स के बराबर है ना, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो आइए यहां हम देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू है वी नॉट वाई माइनस जी टी, वी नॉट वाई माइनस जी टी डिवाइडेड बाय ये वी नॉट एक्स है, वी ए एक्स नहीं है, वी नॉट एक्स है, यहाँ पर आ जाएगा वी नॉट एक्स। ये देखिए यहाँ tan इनवर्स कर दोगे, थीटा की वैल्यू इसके बराबर ही आने वाली है, ठीक है ना। ये हम पहले भी कर चुके हैं, उसी चीज को तोड़ मड़ोड़ के हम बताया गया है। ये पहला पार्ट हो गया है हमारा। दूसरा पार्ट देखो ये क्या है, ये हमने नहीं सॉल्व किया, ये हमने निकाला है भाई। ये रिलेशन याद करो, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स, याद करो ये थीटा, ये वाला रिलेशन हमारे पास आया था कि नहीं आया था, ये वही रिलेशन है। पुराने लेक्चर्स देखिए प्रोजेक्टाइल के, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई इतना काफ़ी है, हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। करते हैं हम इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे हम अपना वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। अपने पुराने लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए और वापस आइए, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए।